तो आज के सेशन में आज हम शुरू करते हैं लघुत्तरीय प्रश्न का कुछ विवरण है ना। कल की क्लास में देखा था वैकल्पिक और अति लघुत्तरीय है 1 नंबर वाले। आज हम देखते हैं 3 नंबर वाले प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं और उनको किस प्रकार से हम उसको हल कर सकते हैं। तो पहला जो प्रश्न है ये है, क्या किसी पदार्थ में 8 × 10⁻¹৯ कूलाम आवेश हो सकते हैं? किसी पदार्थ में कितने कूलाम आवेश हो सकते हैं क्या? तो जैसे कि हमको पता है कि टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, टोटल आवेश कितना होता है, नियम के अनुसार Q बराबर N इंटू ई होता है ना। N जो है कोई भी धनात्मक या ऋणात्मक पूर्ण संख्या होना चाहिए और E जो है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻¹৯। अब हमको ये चेक करना है कि किसी पदार्थ में इतना कूलाम आवेश हो सकता है क्या। ठीक है, तो नियम क्या है, Q बराबर Na से। Q मतलब क्या है? चार्ज। चार्ज का मात्रा क्या है ना, आवेश मतलब। N मतलब कितनी संख्याएं है ना में रह सकती हैं, ये N जो है पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में होना चाहिए इंटू ई। N पूर्ण संख्या में क्यों होना चाहिए? जैसे इस क्लास में कितने बच्चे हैं, मान लो इस क्लास में 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चों का समूह हम कह सकते हैं, या 20 बच्चे का समूह हम कह सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि 20.5 बच्चे इस क्लास में बैठे हैं या 10.5 या 50.5 इस क्लास में बैठे हुए हैं, आधा नंबर नहीं हो सकता। इसी प्रकार n जो है ये कैसा नंबर होगा? पूर्ण संख्या होगा। और इस पूर्ण संख्या गुणा किससे हो रहा है? ई से हो रहा है। ई क्या है? ई एक इलेक्ट्रॉन में उपस्थित आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन कितना आवेश, एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है वो दर्शाता है ई। एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश है। और कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किसी भी परमाणु में? 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 1 हो सकता है ना। 1.5 नहीं हो सकता, 2.5 नहीं हो सकता, 3.5 नहीं हो सकता। आधा संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं हो सकता। इसलिए उसे किससे दर्शाया जाता है? किसी भी वस्तु पदार्थ में जो आवेशों की कुल संख्या को किससे दर्शाया जाएगा? n इंटू ई से दर्शाया जाएगा। हमारा प्रश्न यहाँ पे ये है कि कितना आवेश हो सकता है क्या? 8 × 10⁻¹৯। तो Q बराबर Na से n का मान Q बटे ई रख दिया। अगर n पूर्ण संख्या आता है, n का मान अगर पूर्ण संख्या आएगा तो ये कूलाम इतना आवेश होना संभव है। और n अगर पूर्ण संख्या नहीं आता, आधा नंबर आता है, दशमलव में आता है ना, 4.7 या 5.9 या 10.8, ऐसा दशमलव अगर अंक आता है n का मान, तो वो आवेश संभव नहीं है। चेक करते हैं। Q बराबर Na से यहाँ पे n का मान इधर रखे, ई को उधर पक्षांतर किया, Q बटे n हो गया। Q कितना दिया हुआ है? Q मतलब क्या है? आवेश। कितना आवेश हमको चेक करना है? इस आवेश को चेक करना है। 8 × 10⁻¹৯ इतना आवेश संभव है कि नहीं, बटा ई। इसको जब हम भाग देंगे 10⁻19 से 10⁻19 कट जाएगा, 1.6 से 8.0। इसको जब हम हल करेंगे, इसको हल करने पर हमको क्या प्राप्त होगा? इसको हल करने पर ये तो 8 है ना, 8.0 मतलब 8 हो गया, 1.6। 1.6 से जब दशमलव हम हटाएंगे, 1.6 से जब हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे में क्या लग जाएगा? दशमलव के स्थान पे 1 लग जाएगा और पीछे में जितना संख्या उसकी जगह में 0 लग जाएगा, है ना। फिर से देखिए, इसको काले कलर से लिखते हैं इसको। 8 है ना, ये दोनों कट गया। 8 बटा 1.6 को कैसे लिखेंगे? यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 1 लग जाएगा और दशमलव के बाद जितना संख्या है उसमें हम 0 डाल देंगे, है ना। तो ये हो गया 8/16/10। ये 10 जो है पलट के ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10, ऊपर चला जाएगा पलट के, बटा 16। अब इसको हल करते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। 5 गुणे 1 5 और 1, 5/1 मतलब 5। तो n जो है वो एक पूर्ण संख्या आया। 5 जो है एक पूर्ण संख्या है। अगर 5 पूर्ण संख्या है तो ये जो दिया गया आवेश है किसी पदार्थ में, तो किसी पदार्थ में ये जो दिया आवेश है ये संभव है ना, क्योंकि ये पूरा आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है? ये पूरा आवेश 5 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है ना। तो 5 इलेक्ट्रॉन
से मिलकर बनाया यावत, तो यावत संभव है। अगर n का मान 5.2 आता है या 4.9 आता है या कोई भी ऐसी संख्या आता है जो दशमलव होता है, ऐसी संख्या जो दशमलव में होता, तो ये वाला चार्ज जो है, ये वाला संख्या किसी भी पदार्थ में संभव नहीं हो पाता। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमने डिवाइड किया, इसको इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन से डिवाइड किया तो कितना इलेक्ट्रॉन आया? 5। इसका अर्थ क्या हुआ? कितना आवेश 5 इलेक्ट्रॉन मिलके बना रहे हैं, और 5 इलेक्ट्रॉन संभव है, 5.5 या 4.5 इलेक्ट्रॉन संभव नहीं है। ठीक, तो लिखेंगे इसका, अतः किसी पदार्थ में इतना कूलाम आवेश हो सकता है, संभव है। आगे बढ़ते हैं। क्या किसी पदार्थ में 2.6 कूलाम आवेश हो सकता है? अब इसको चेक करते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन को हमने चेक किया था वैसे इसको हम चेक कर सकते हैं। Q बराबर N से, Q कितना है? 2.6 कूलाम है, Q का मान दिया हुआ है। N को हमको पता करना है, N पूर्ण संख्या होगा, अगर N का मान पूर्ण संख्या आएगा उत्तर में तो ये संभव है, अगर N अपूर्ण आएगा तो ये संभव नहीं है। तो Q बराबर N से हमने E को इधर पक्ष अंदर किया, Q बटा N हो गया, Q का मान दिया हुआ है, E का मान रखा हमने, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना आ रहा है? 10⁻19 चला जाएगा ऊपर में, है ना, 10 चला जाएगा 19 ऊपर में, माइनस में है तो 10 चला जाएगा ऊपर में, प्लस 19 हो जाएगा, 26/1.6। इसको जब हल करेंगे 26 बटा, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो फिर से नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसको ऊपर से हल करेंगे 26/16 गुणित 10। इसको काटते हैं और काटने के बाद हल करते हैं। तो पहले तो सबसे इसको 2 से काटिए, है ना, 2 अच्छे 16, 2 पंचे 10। अब 5, 26 और 8 को काटिए आप, 13 से कट जाएगा, 13 दूनी 26, 4 दूनी 8, 4, 13 पंचे 65, 65/4 गुणित 10 की घात कितना है? 19, पहले से जो रखा हुआ है इसको मैंने लिखा। अब 4 का गुणा यहाँ से करो, 4 का भागित करोगे 65 से, कितना आएगा? 1.625। तो 1.625 जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है ना। अगर ये अपूर्ण संख्या है तो किसी पदार्थ में 2.6 कूलाम नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि हमने चेक किया 1.625 इंटू 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन मिलकर ये 2.6 कूलाम आवेश बना रहे हैं, है ना, क्योंकि अपूर्ण संख्या है इसलिए ये जो है संभव नहीं है। किसी पदार्थ में 2.6 कूलाम आवेश नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि n का मान कितना आया? 1.625, और दशमलव वाला जो उत्तर आए वो संभव नहीं होगा। n का मान कैसा आना चाहिए? पूर्ण आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखिए। कूलाम का व्युत्क्रम नियम क्या कहता है? कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग कहता है, कूलाम का नियम कहता है कि दो आवेश हैं, Q1 और Q2 मान लो दो आवेश हैं, ठीक है, इनका बीच का दूरी अगर r है, ये दो आवेश हैं और इनका बीच का दूरी क्या है? r है, तो कूलाम के नियम अनुसार इससे इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल है वो किसके अनुक्रमानुपात होगा? वो समानुपात होगा Q1 और Q2 के गुणनखंड के, और व्युत्क्रमानुपात होगा दोनों के दूरी के वर्ग के। ठीक है, दो आवेश हैं, मैं थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, दो आवेश हैं Q1 और Q2, इनके बीच का दूरी मान लो r है, तो कूलाम का नियम कहता है इनके बीच में लगने वाला बल, ये चार्ज इस पर बल लगाएगा और ये वाला चार्ज इस पर बल लगाएगा। मान लो कि चलो दोनों के दोनों प्लस चार्ज हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस 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 प्लस प्लस, तो दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे और लगने वाला बल कितना बराबर होगा? लगने वाला बल किसके अनुक्रमानुपात होगा? दोनों चार्ज के गुणनखंड और दोनों के बीच का दूरी का वर्ग का व्युत्क्रम अनुपात। तो वही लिखा हुआ है, यदि Q1 की दो पन्ने में दो बिंदु आवेश है जिस r दूरी पर रखा हुआ है तो दोनों के बीच लगने वाला बल कितना होगा? ये होगा। जब ये समानुपात चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है K, ये कांस्टेंट लगता है K। इस K का मान को हम, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, K बराबर 1/4
4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0 है, यहाँ पे लिखा भी है। के की जगह क्या लग सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और एप्सिलॉन पाई और एप्सिलॉन 0 क्या होता है, ये होता है कि किसी भी माध्यम में एक इलेक्ट्रॉन को हमने रख दिया, मान लो एक इलेक्ट्रॉन को हमने हवा में रख दिया, स्पेस में रख दिया, हवा में रख दिया, मान लो यहाँ पे कमरे में रख दिया, तो कितना अपना विद्युत क्षेत्र को फैला सकता है ना, उसको नापने का ये तरीका है। इसको अगर पानी में डुबा देंगे तो ये जो अपना विद्युत क्षेत्र को ज़्यादा फैला नहीं पाएगा, पानी उसको विद्युत क्षेत्र को रोकने से रोकेगा, है ना। इसे कहते हैं परमिटिविटी, कितना परमिट कर रहा है उसके विद्युत क्षेत्र को फैलने के लिए। इसका एक निश्चित मान होता है ना, उस मान का वैल्यू आगे देखेंगे। तो फिलहाल ये रहा आपका कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणित Q1 Q2 बटे R का वर्ग। आगे बढ़ते हैं। कूलाम के नियम के आधार पर एकांक आवेश की परिभाषा लिखिए, है ना। तो ये जो कूलाम के नियमों के अनुसार वायु निर्वात में R मीटर पर रखी Q1 और Q2 के मध्य लगने वाला जो विद्युत बल है, विद्युत बल वो कितना होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और इसका जो मान है ना, इसका जो मान है, इसका मान को रखने पर 9 गुणित 10⁹ कितना आता है ना, इसका मान गुणित Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और क्योंकि बल है तो बल का मात्रा क्या होगा, न्यूटन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूटन। आगे बढ़ते हैं। कूलाम के नियम के आधार पर एकांक आवेश की परिभाषा दीजिए, तो ये परिभाषा है। इस सूत्र में Q1 Q2 1 कूलाम है, R 1 मीटर है, तो F का मान कितना आएगा, 9 गुणित 10⁹ मीटर। अतः 1 कूलाम वह आवेश है जो अपने ही बराबर किस एवं सजातीय आवेश से निर्वात या हवा में 1 मीटर की दूरी पर रखने पर उससे 9 गुणित 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। 1 कूलाम आवेश SI पद्धति में एकांक आवेश होता है, ठीक है। एकांक आवेश, एकांक आवेश यानी कि 1 यूनिट का आवेश। इसमें हमने क्या किया, Q1 का मान 1 रख दिया, Q2 का मान 1 रख दिया, R का मान 1 रख दिया, 1 गुणित 1/1 का वर्ग। तो ये पूरा संख्या जो है गुणा भाग होकर एक ही रह जाएगा, 1 गुणित 1 1/1 1। और इसका जो गुणा भाग हमने करेंगे ये कितना आएगा, 9 गुणित 10⁹ तो 9 गुणित 10⁹ गुणित ये सबका गुणा कितना आया, 1। इसको 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, बल का मान 9 गुणित 10⁹ ही आएगा न्यूटन, ठीक है। तो इसका परिभाषा क्या होगा, 1 कूलाम वह आवेश है, 1 कूलाम वह आवेश है जो अपने ही बराबर एवं सजातीय आवेश, अपने ही बराबर यानी कि Q1 और Q2 दो आवेश रखा हुआ है, दोनों का मान कैसा होना चाहिए, बराबर, ठीक है। वो कहाँ पर रखा होगा, निर्वात या हवा में, कितने मीटर की दूरी पर रखा होगा, 1 मीटर की दूरी पर रखा होगा। इतने पर रखने पर उस पर कितना बल लगना चाहिए, 9 गुणित 10⁹ न्यूटन के बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, क्योंकि सजाती हैं, है ना। तो क्या होगा, लगने वाला बीच का, जिनके बीच लगने वाला बल का मान क्या होगा, प्रतिकर्षण का होगा। तो 1 कूलम का आवेश का SI पद्धति में एकांक आवेश होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी माध्यम में पैराविद्युतांक से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या है। तो पैराविद्युतांक जो है, किसी माध्यम में निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन ई है और वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता ई नॉट है के अनुपात को उस माध्यम का पैराविद्युतांक के कहते हैं। यानी कि जैसे पैराविद्युतांक का मतलब, मान लो एक चार्ज को हमने हवा में रखा तो वो अपने विद्युत धाराओं को या विद्युत की रेखाओं को कितना दूर तक फैला सकता है। उसी चार्ज को हम पानी के अंदर रख दिए तो अपने विद्युत धाराओं या विद्युत बल रेखाओं को कितना दूर तक फैला सकता है ना। उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, पैराविद्युतांक कहते हैं। आइए समझना, इस चार्ज को हवा में रख दिया वो अपने बल रेखाओं को कितना फैला सकता है, इसका परमिटिविटी चेक कर रहे हैं, है ना, कितना अलाउ करता है हवा उसकी विद्युत रेखाओं को फैलने के लिए। और उस चार्ज जब हम पानी में डुबा देते हैं तो पानी जो है उसकी विद्युत रेखाओं को फैलने से रोकता है, रोकता है मतलब उसकी रेखाओं को निस्तेज करता है एक प्रकार से।
तो उसका जो रेशियो है उसको क्या कहते हैं हम, पैरावैद्युतांक कहते हैं, है ना। हवा में रखा ना, हवा माध्यम में रखा हुआ परमिटिविटी, है ना, और किसी हवा में रखा हुआ परमिटिविटी, है ना, किसी अन्य माध्यम में कितना परमिट कर रहा है और हवा में कितना परमिट कर रहा है, उसके अनुपात को क्या कहते हैं हम, पैरावैद्युतांक कहते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि दो समान राशियों का अनुपात है ना। इसका जो मात्रक है, इसका जो मात्रक है, कोई भी ऐसी संख्या, ऐसा ऐसा कोई परिणाम जिसमें दो समान परिणाम वाले को गुणा भाग कर रहे हैं, जैसे ये इसका मात्रक न्यूटन होता है, इसका मात्रक भी न्यूटन होता है, तो न्यूटन न्यूटन करके क्या हो जाता है, कुछ नहीं बचता। इसका मात्रक मान लो मीटर होता है, इसका मात्रक भी मीटर होता है, तो मीटर मीटर करके क्या बचता है, कुछ नहीं बचता। तो दो समान राशियों, भौतिक राशियों को जब हम भाग देते हैं, भाग देने पर उनका जो परिणामी, जो परिणाम का जो है जो परिणाम बचता है उससे कोई मात्रक नहीं रह जाता। आगे का सवाल लेते हैं, प्रश्न नंबर 5। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या तात्पर्य है, उसका मात्रक एवं विभव सूत्र भी लिखिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना, एक विद्युत आवेश को जब हम रखते हैं हवा में, तो कितने दूरी पर वो कितना तीव्रता दिखाता है, अपना कितना पावर वो दिखाता है ना, एक प्रकार से ऐसा समझ लो। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है ना। यानी कि मान लो हमने कोई एक चार्ज रख दिया, है ना, मान लो धनावेश रखा हमने, ये प्लस चार्ज है, चार्ज को हम, आवेश को हम Q से दर्शाते हैं। इसके कारण ये जो है आवेश, इसको हमने हवा में रख दिया। अब ये किसी निश्चित दूरी पर अपना कितना प्रभाव डाल रहा है, किसी r दूरी पर रखे एक टेस्ट पार्टिकल पर कितना अपना प्रभाव डाल रहा है, उसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अपना ये क्षेत्र फैलाएगा चारों तरफ, है ना, चारों तरफ ये मकड़ी की जाल की तरह ये फैलाएगा, अपना अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश करेगा। तो किसी निश्चित दूरी पर रखे हुए बिंदु आवेश पर कितना ये अपना अधिकार जमाता है या कितना अपना प्रभाव डालता है, इस तीव्रता कहते हैं, इंटेंसिटी, इसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। यह एक सदिश राशि होती है, इसकी दिशा वही होती है, वह होती है जिसमें एकांक धनावेश पर बल लगता है। यदि बिंदु आवेश Q के कारण किसी बिंदु P पर रखे आवेश Q नॉट पर, परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल F हो, तो बिंदु आवेश पर विद्युत तीव्रता कितनी हो जाएगी, E बराबर F बटा Q नॉट। मान लो कोई ये आवेश है और ये बिंदु आवेश है ना, बिंदु आवेश है, ये बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश है। तो इसके कारण इस पर लगने वाला, है ना, इस वाला कलर से दर्शाते हैं, ठीक है। तो इस आवेश के कारण इस बिंदु आवेश पर, है ना, इस पर लगने वाला ये परीक्षण आवेश है, ये परीक्षण आवेश जिसमें टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, है ना, इसका पावर इसके ऊपर देखेंगे, इसके ऊपर परीक्षण करेंगे, है ना। तो क्या परिणाम मिलेगा हमको, इसका विद्युत क्षेत्र का तीव्रता मिलेगा हमको, इस पे लगने वाला बल बटा इसका मात्रा, कितना इस पे बल लगा रहा है ना, प्रति चार्ज पे कितना ये बल लगा रहा है, ये क्या करेगा, इस पे बल लगाएगा, है ना, इसका जोर दिखाएगा, अपना पावर दिखाएगा, ताकत दिखाएगा, उसको कहेंगे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मात्रक होता है न्यूटन कूलाम, क्योंकि बल का मात्रक होता है न्यूटन और ये आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो न्यूटन बटे कूलाम हो जाएगा, न्यूटन बटे, ठीक है, न्यूटन कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम, ये मात्रक हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका विमेय सूत्र क्या हो जाएगा, मास, अब बल का मात्रक क्या होता है, ml/t-2, ml/t-2, और आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक कल की क्लास में हमने देखा था, ठीक है, AT होता है, A होता है एम्पियर और T होता है टाइम। इसको हल करेंगे, NmL, T ऊपर चला जाएगा, T की घात -1 हो जाएगा, -1 और -2 मिलकर -3 हो जाएंगे। इसको लिखना है, T लिखना है, M का M रहेगा, L का L और T की घात -3 और
ए जाएगा नीचे सी पर, तो ए की घात हो जाएगा -1। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या तात्पर्य है क्या तात्पर्य है, कोई आवेश रखा है, वो किसी परीक्षण जिससे हम देखना चाह रहे हैं, टेस्ट करना चाह रहे हैं कितना अपना प्रभाव डाल रहा है, ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत बल रेखाएं की परिभाषा लिखी है। विद्युत बल रेखाएं है ना, विद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं? विद्युत बल रेखाएं, अगर हमने यदि हम यहाँ पे है ना एक आवेश को रख दें, तो अगर धनावेश हो तो इसकी विद्युत बल रेखाएं कैसे निकलेंगी? इस आवेश के सतह से अभिलंब अनंत की ओर जाएंगी, है ना। यानी कि सतह से निकलेगा सीधा सीधा चलेगा, सतह से निकलेगा सीधा चलेगा, सतह से निकलेगा सीधा चलेगा। ठीक। तो ये कहलाती है विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचे गए वह काल्पनिक चिकना एवं निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र एकांक धनावेश गति कर सकता है। ठीक। अब ये प्लस चार्ज है, इस पे हम कोई धन चार्ज रख दें, प्लस चार्ज रख दें इसके आसपास, तो ये इस पे बल लगाएगा और इसको आगे धकेलेगा, क्योंकि ये भी धन है ये भी धन है। हाँ। और इसमें ऋण आवेश रख दें इसके क्षेत्र के अंदर में, तो इसको खींच लेगा क्योंकि बल लगाएगा। कोई भी वस्तु गति कब करता है? बल लगने पर। बल लगने पर ये धकेला जाएगा और बल लगने पर खींचा जाएगा। यही हो सकता है। तो आवेश रखने पर ये चारों तरफ ये अपने चारों तरफ क्या करता है, विद्युत रेखाओं को फैला देता है बल लगाने के लिए, अपना आधिपत्य जमाने के लिए। इनको कहते हैं विद्युत रेखाएं। ये रेखाएं कैसी हैं? वास्तविक नहीं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, इनको देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। ठीक है। विद्युत बल रेखा आवेश की प्रकृति एवं स्थिति पर निर्भर करती है। यह सीधी या वक्र हो सकती है। विद्युत रेखाएं वक्री भी हो सकती हैं। वक्री कब हो सकती हैं? वक्री हो सकती हैं एक वक्री कब हो सकती हैं? यदि हमने दो धन आवेश एक ऋण आवेश को रख दिया, ठीक है, तो बल रेखाएं निकलेंगी यहाँ से और इस तरफ चली जाएंगी, यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पे ये अंत हो जाएगा। तो ये कर्व जरूरी नहीं कि सीधा ही सीधा हो, अगर इसके आसपास कुछ भी नहीं रखा हो तो ये रेखाएं सीधी होंगी, लेकिन पास में धनावेश रखा हो या ऋणावेश रखा हो तो ये इसकी तरफ मुड़ जाएंगी। धनावेश रखा होगा तो कैसे मुड़ेंगी? मान लो दो धनावेश रखा हुआ है, तो बल रेखाएं कैसे मुड़ जाएंगी? ऐसे मुड़ जाएंगी, ऐसे मुड़ जाएंगी। ठीक है, ये ऐसे मुड़ जाएंगी, ऐसे मुड़ जाएंगी, क्योंकि ये धन और ये धन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, तो प्रतिकर्षण के कारण ये क्या होंगी, एक दूसरे को काट तो नहीं सकती। हाँ, दो विद्युत रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, है ना। तो नहीं काटनेंगे तो क्या करेंगे? मुड़ जाएंगे एक दूसरे से, है ना। अब लड़ेंगे भिड़ेंगे नहीं तो क्या हो जाएंगे, अपने अपने रास्ते नाप लेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, विद्युत बल रेखाओं के दो गुण लिखिए। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है ना। धनावेश से निकलेगा विद्युत बल रेखा और ऋणावेश पे जाकर समाप्त हो जाएगा। दूसरा, विद्युत बल रेखाओं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है ना। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो तीसरा में, सबसे सरल वाला, कि दो विद्युत बल रेखाएं दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को एक दूसरे को नहीं काटती, एक दूसरे को नहीं काटती, नहीं काटती हैं।
तो विद्युत बल रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है, इसका मतलब समझा देता हूँ मैं। तीसरा वाला जो है मैंने आपको ये याद रखने के लिए बताया कि सबसे सरल ये एक गुण में से, सभी गुणों में से सबसे सरल गुण यही है, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अब इसका जो मतलब है, इसमें मान लो ये कहा गया है कि ये धनावेश है ना, यहाँ से विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, है ना, यहाँ से विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं और मान लो ईटे समाप्त हो रही हैं, तो ये रेखा का दिशा हो गया। अब किसी भी बिंदु पर यहाँ पे हम एक टेंजेंट लाइन खींचते हैं, कैसा कैसा लाइन से स्पर्श रेखा खींचते हैं, ऐसा रेखा जो इससे स्पर्श करता हो, है ना, तो इस पर क्या दिखाएगा ये, इस पर दिखाएगा, इस पर जो लगने वाला बल का दिशा किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, तो इस पर लगने वाला बल किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा। दूसरा हम पॉइंट खींचते हैं, इस बिंदु पर एक हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, ऐसा रेखा जो इस लाइन को स्पर्श करता हो, है ना, इसको थोड़ा सा एक लेन खींचते हैं, इस बिंदु पर हम खींचते हैं एक लाइन। अब इस पे लगने वाला बल का दिशा क्या होगा, ये होगा, इस पे लगने वाला बल का दिशा क्या होगा, ये होगा, इस पे लगने वाला बल का दिशा पेन की तरफ, और इस पे लगने वाला बल की दिशा इसकी तरफ। क्या दोनों दिशाएं अलग अलग है, हाँ दोनों दिशाएं अलग अलग हैं। तो हर बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचोगे, हर बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचोगे, तो क्या दिखाएगा वो दिखाएगा बिंदु क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करेगा, है ना, ये इससे क्या लगेगा, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बताया गया है ना, इस तरफ है ना। आगे बढ़ते हैं, स्पष्ट कीजिए स्पष्ट कीजिए दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदन क्यों नहीं कर सकती, है ना। दो विद्युत रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, इसको बताना है, एक्सप्लेन करना है। यदि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदन करती हैं, तो उसके प्रतिच्छेदन बिंदु पर क्षेत्र रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को व्यक्त करेगी, जो कि असंभव है। कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है, मान लो कोई विद्युत आवेश रखा हुआ है, यहाँ पे विद्युत आवेश रखा हुआ है, और इससे निकलने वाली विद्युत रेखा इस प्रकार से है ना। ये कहाँ से निकलेगी, सबसे पहली बात इस प्रकार से दिखाते हैं, ये प्लस धन आवेश है ना, और ये निकल रही है, मान लो धनावेश है, ये धनावेश है, और यहाँ से बल रेखाएं निकल रही हैं, और कहाँ जा रही हैं, मान लो यहाँ पे जा रही हैं। तो इससे हम किसी भी बिंदु पर देखें, तो इससे यहाँ पे इस बिंदु पर इस रेखा के बीच में कोई धनावेश आएगा, तो इस पे बल लगेगा, और बल क्या करेगा, इसको इसकी तरफ धकेलेगा, कहाँ धकेलेगा, सीधा सीधा धकेलेगा इसको, है ना। यहाँ पे बल रेखा आ रहा है, यहाँ पे कोई बिंदु पड़े, तो यहाँ पे कोई बिंदु आवेश हो, तो इसको इस तरफ धकेल देगा, कहाँ धकेलेगा, इस रेखा के स्पर्श लाइन लिखेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, उसी लाइन के अलॉन्ग में क्या करेगा, ये इसको धकेलेगा। तो एक वस्तु एक बार में एक ही दिशा में जा सकता है, एक वस्तु दो दिशा में नहीं चल सकता। एक वस्तु को मैं खींचूंगा तो एक ही दिशा में गति करेगा वो, दो बल लगा खींचेंगे, दो तरफ रस्सी लगा खींचेंगे किसी वस्तु को, तो दोनों बल के बीच में हो जाएगा, कहीं ना कहीं दोनों बल तरफ नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे मान लो हम अगर ये रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं ऐसे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कटान बिंदु हो गया, कटान बिंदु पे दो दो संभव है, दो दिशाएं संभव है, एक ये दिशा होगा इसकी तरफ, और ये इस तरफ, ठीक है। तो किसी एक बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है, मतलब यहाँ पे रखेंगे वस्तु को तो दोनों दोनों तरफ ये गति नहीं कर सकता, किसी एक दिशा में गति कर सकता है। इसलिए ये माना गया है कि दो विद्युत रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती। कारण क्या है, अगर कटान बिंदु होगा तो उससे दो दिशाएं संभव हो जाएंगी, और दो दिशाएं किसी वस्तु की संभव नहीं हो सकती। वस्तु किसी एक ही दिशा में गति कर सकता है, दो दिशा में एक साथ गति नहीं कर सकता। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप निर्मित क्यों नहीं करती, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप निर्मित नहीं करती। बंद लूप का मतलब है, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है,
विद्युत रेखा यहाँ से निकलेंगी, यहाँ पे आ जाके समाप्त हो जाएंगी, धन से निकलेंगे और ऋण पे जाके समाप्त हो जाएंगी, है ना। धन से निकलेंगे और ऋण पे जाके समाप्त हो जाएंगी, और वापस से ऐसा नहीं आएगा ये, वापस से माइनस से प्लस ये नहीं आएगा। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, इसके बारे में पूछ रहा है। उत्तर है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं, ठीक है, तथा ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। विद्युत क्षेत्र एक संरक्षित क्षेत्र है, अतः आवेश द्वारा बंद वक्र में किया गया कुल कार्य शून्य होगा, अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप निर्मित नहीं करती। तो इसमें विद्युत क्षेत्र एक संरक्षित क्षेत्र है। संरक्षित क्षेत्र का मतलब है कि यहाँ पे किया गया कार्य जो है, संरक्षित क्षेत्र वो होता है जिसमें किया गया कार्य बिंदु पर निर्भर होता है ना। बिंदु का मतलब जैसे ये समझिए, एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है ना। ये धरती से कुछ ऊंचाई पर है और ये धरती से कुछ ऊंचाई पर है ना। अब इनके बीच में किया गया कार्य जो होगा वो संरक्षित हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, केवल बिंदु पर निर्भर करेगा। ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगेगा वो केवल बिंदु पर निर्भर करेगा, है ना। तो उसको ऐसा आप समझिए कि ये जो होगा, ऐसा कार्य जो बिंदु पर निर्भर करता है वो कहलाता है संरक्षित कार्य, और जो बिंदु पर निर्भर नहीं करता, जैसे कि घर्षण बल है। घर्षण बल जो है बिंदु पर निर्भर नहीं करता। कैसे बिंदु पर निर्भर नहीं करता, जैसे मैं कहूँ कि एक वस्तु यहाँ पे है, इसको यहाँ से इस बिंदु पर लेके आना है, तो आप इसको ऐसे घुमाओगे, इसको लेके आओगे, है ना, या सीधा सीधा लेके आओगे, या ऐसे नीचे से लेके आओगे, इस बात पर निर्भर नहीं करेगा। इसको लेके आना है, यहाँ से आप कैसे भी घुमा के लाओ, तो सीधा सीधा वर्क डन क्या कहलाएगा, यहाँ से आपने उठाया और यहाँ पे रख दिया, ये कहलाएगा संरक्षित कार्य। और असंरक्षित कार्य क्या कहलाएगा, आप जैसे घर्षण बल है, आप इसको घसीट के लाओगे ऊपर से तो घिसाएगा, ज़्यादा घिसाएगा, सीधा सीधा लेके आओगे कम घिसाएगा, और ऐसे घुमा घुमा के लाओगे तो ज़्यादा घिसाएगा, ये कहलाता है असंरक्षित कार्य। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है धनावेश से प्रारंभ होती हैं तथा ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। तो विद्युत क्षेत्र एक संरक्षित क्षेत्र है, अतः आवेश द्वारा बंद वक्र में किया गया कुल कार्य शून्य होगा, अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप निर्मित नहीं करती। बंद लूप निर्मित करेगा तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, इसलिए जो विद्युत रेखाएं बंद लूप निर्माण नहीं करती। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश के कॉम्बिनेशन को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश हो, है ना, दोनों आवेश कैसे हो, बराबर हो और विपरीत हो, किसी निश्चित अल्प दूरी पर, अल्प दूरी होना चाहिए, दो सजातीय आवेश होना चाहिए, है ना, और एक दूसरे के कैसे हो, विपरीत हो, विपरीत हो, है ना, दो बराबर मात्रा में बराबर होना चाहिए लेकिन विजातीय होना चाहिए, सजातीय नहीं होना चाहिए, है ना, विपरीत आवेश हो, किसी निश्चित अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दोनों आवेश के बीच की दूरी को द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनके धनावेश और ऋणावेश के द्रव्यमान केंद्र संपातित नहीं होते, ऐसे अणु वैद्युत द्विध्रुव होते हैं, जैसे कि H2O। H2O में ये धनावेश और ऋणावेश, है ना, जैसे H2O में हाइड्रो ऑक्सीजन में एक ठीक है, मान लो एक अणु है जो धनावेश रखता है और दूसरा अणु है जो ऋणावेश रखता है, तो इनके जो है, इनके कॉम्बिनेशन को कहेंगे हम वैद्युत द्विध्रुव। इसमें दोनों का जो आवेश है वो समान होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए, इनके बीच की दूरी बहुत कम होना चाहिए। अब बताओ, एटम के अंदर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का एटम का दूरी कितना होता है, बहुत कम होता है ना, बहुत नैनो, और उससे भी छोटा होता है, नैनो नैनो क्या बोलते हैं, नैनोमीटर से भी कम होता है ना? इसकी दूरी को 2L से दर्शाया जाता है। दोनों कैसे हैं, समान आवेश है, एक दूसरे के विपरीत है, इनके बीच की दूरी कैसा होता है, बहुत कम होता है, तो इसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। उदाहरण क्या है, H2O। हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का अणुओं के मध्य में ऐसा पाया जाता है द्विध्रुव, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है HCl NH3।
अमोनिया, ये सब में द्विध्रुव पाया जाता है। एटम्स में होते हैं, एटम्स में प्लस और माइनस चार्जेस होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन उनके कॉम्बिनेशन को कहा जाता है द्विध्रुव। द्विध्रुवीय आघूर्ण की परिभाषा लिखिए, यह कैसे राशि है? अदिश अथवा सदिश, इसका मात्रक तथा विभव सूत्र भी लिखिए। द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, किसी वैद्युत द्विध्रुव के आवेश तथा लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव के आवेश तथा लंबाई के गुणनफल को, यानी कि Q और माइनस Q रखा हुआ है, दो आवेश रखा है Q और माइनस Q, दोनों का मात्रा क्या है? Q है, लेकिन एक प्लस और एक माइनस है, इन दोनों के बीच का दूरी क्या है? 2L है। ठीक है, अब इसमें द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे परिभाषित करेंगे? किसी वैद्युत द्विध्रुव के आवेश तथा लंबाई के गुणनफल को, आवेश का मात्रा कितना हो गया? Q, और दोनों के बीच का दूरी कितना हो गया? 2L, तो इसको कहेंगे द्विध्रुव का आघूर्ण। ठीक है, Q इंटू 2L, यह एक सदिश राशि होती है, इसका दिशा होता है माइनस से प्लस की तरफ, है ना। द्विध्रुव का डायरेक्शन होता है, दिशा होता है माइनस से प्लस की तरफ। इसका मात्रक होता है आवेश का मात्रक, लंबाई का मात्रक। आवेश का मात्रक है धारा गुणित समय, लंबाई का मात्रक लंबाई है, धारा का ए हो गया, समय का टी हो गया, लंबाई का एल हो गया। इसमें कोई द्रव्यमान नहीं है, तो मास का पावर 0 एल टी इंटू ए। विद्युत फ्लक्स क्या है? इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए, या सदिश राशि या अदिश राशि। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अविलंब गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, है ना। ये विद्युत क्षेत्र है, मान लो तो विद्युत क्षेत्र है, बहुत सारे विद्युत रेखाएं यहाँ से गुजर रही हैं, है ना, बहुत सारी विद्युत रेखाएं गुजर रही हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल, अब इसमें हम कोई क्षेत्रफल रख देते हैं, मान लो इसमें कोई हम क्षेत्रफल रख देते हैं, ये क्षेत्रफल रख दिया, है ना। इस क्षेत्रफल के अभिलंब गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को इसका विद्युत फ्लक्स कहते हैं, है ना। तो मान लो उदाहरण के लिए यहाँ पे हमने एक कोई रेखा खींच दिया, है ना, एक कोई एरिया ले लिया और इसमें बल रेखाएं को हमने खींच लिया। इसमें कितनी बल रेखाएं गुजर रही है? मान लो 1 2 3 4 5, 5 रेखाएं इसके अभिलंब गुजर रही हैं, तो हम कहेंगे इसका विद्युत फ्लक्स कितना है? 5 है। इसे फाई ई से दर्शाया जाता है ना, इसको दर्शाने के लिए फाई और ई से दर्शाया जाता है। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है तथा उसके अभिलंब स्थित पृष्ठ का क्षेत्रफल ds है, तो पृष्ठ तल से संबंध विद्युत फ्लक्स कितना होगा? फाई बराबर ई इंटू डी एस, यानी कि इसका अगर क्षेत्रफल ds है, इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया कितना हो गया? मान लो ds है, और इससे विद्युत बल रेखाएं ई गुजर रही हैं, तो फ्लक्स हम गिनेंगे, फ्लक्स बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डॉट ds, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये उस क्षेत्रफल का, है ना, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो उससे हम फ्लक्स कैसे काउंट करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डॉट ds, दोनों का गुणनफल। इसका मात्रक, ई का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन, है ना, और ये जो क्षेत्रफल है इसका मात्रक है मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा क्या क्या बताया था हमने? विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है? ई बराबर बल बटे आवेश, तो बल का मात्रक हो गया न्यूटन, प्रति प्रति आवेश का मात्रक हो गया कूलम, और उसमें क्या गुणा है? इसमें गुणा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर का स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति कूलम, है ना, ये हो गया न्यूटन बटा कूलम गुणित मीटर स्क्वायर। एक वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, द्विध्रुव पर कितना बल लगेगा? तो लगने वाला बल का मान है क्यू गुणित ई, क्षेत्र ई के कारण प्लस धनावेश, क्षेत्र ई के कारण प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा? बल बराबर क्यू इंटू ई। एक विद्युत के क्षेत्र में द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो द्विध्रुव पर कितना बल लगेगा?
तो कितना बल लगेगा, आवेश का मात्रा और उस पर इंटेंसिटी तीव्रता को गुणा कर देंगे तो लगने वाला बल का मान पता चल जाएगा। एक वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो द्विध्रुव पर कितना बल लगेगा, तो द्विध्रुव पर कितना बल लगेगा, क्षेत्र के कारण प्लस ई पर लगने वाला बल हो गया क्यू इंटू क्यू ई, क्यू इंटू ई, है ना। और द्विध्रुव मतलब क्या होता है, जिसमें दो आवेश होते हैं, एक प्लस आवेश होता है और एक माइनस आवेश होता है ना। आप विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इससे कितना बल लगेगा, एक तो लगेगा ई डॉट क्यू और एक लगेगा ई डॉट माइनस क्यू, है ना। और दोनों एक दूसरे के बराबर हैं और दिशा में विपरीत हैं, तो कुल बल कितना लगेगा, उसको शून्य लगेगा। इसको कुल बल कितना लगेगा, शून्य लगेगा। यहाँ पे गणना किया गया है प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। गॉस का प्रमेय क्या है, गॉस के प्रमेय अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का इतना गुना होता है ना। गॉस प्रमेय कहता है, मान लो किसी विद्युत क्षेत्र, ये मान लो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत बल रेखाएं हैं, और बल रेखाएं किधर से निकलती हैं, धन से निकलती हैं और ऋण की तरफ जाती हैं, है ना। इस क्षेत्र में एक हमने एरिया ले लिया, एक बंद पृष्ठ ले लिया हमने, ये हमने बंद पृष्ठ ले लिया, है ना। ये हमने मान लो एक बंद पृष्ठ ले लिया, ये हमने बंद पृष्ठ ले लिया। इस पृष्ठ से क्या कर रही हैं, विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो इससे जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स मतलब कितनी विद्युत बल रेखाएं इस क्षेत्र से गुजर रही हैं, तो फ्लक्स किसके बराबर होगा, फ्लक्स हो जाएगा। अब हम अभी हमने देखा फ्लक्स, फ्लक्स बराबर क्या होता है, ई डॉट डी एस, विद्युत बल रेखाएं और क्षेत्रफल का, विद्युत बल रेखाएं और क्षेत्रफल, है ना। इस क्षेत्र से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, इसको क्या कहेंगे, फ्लक्स। तो गॉस कहता है कि जो फ्लक्स है किसके बराबर होगा, ये फ्लक्स बराबर होगा क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो के अनुपात के बराबर, है ना। 1/ε0 होगा। क्यू क्या है, आवेश है ना। ये क्यू जो है उस विद्युत का आवेश है, उस विद्युत के आवेश को भाग दे दें एप्सिलॉन जीरो से, एप्सिलॉन जीरो क्या कहलाता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। तो इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। अगर विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से गुजर रही हैं तो ये किसके बराबर होगा, उस विद्युत क्षेत्र के आवेश और एप्सिलॉन जीरो के अनुपात के बराबर होगा। यही गॉस प्रमेय है। गॉस प्रमेय का उपयोग किया जाता है किसी भी क्षेत्र में कितना विद्युत का फ्लक्स गुजर रहा है, कितना प्रभाव आ रहा है, उसको देखने के लिए। कार के चलते समय यदि बिजली गिरने की संभावना हो तो क्या करना चाहिए, कार चल रहा है और बिजली गिरने की संभावना हो, बारिश में जैसा होता है, तो क्या करना चाहिए, सभी खिड़की दरवाजे बंद कर लेना चाहिए और हमको अंदर खिड़की में बैठ, और हमको कार के अंदर, जैसे हम कार चला रहे हैं, है ना, और बिजली गिरने की संभावना आपको जैसे लग रहा है कि बिजली गिरने वाला है, तो उस कंडीशन में कार को बंद करके कहीं पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। इससे होता क्या है, इससे बिजली आपके ऊपर गिर सकता है, संभावना होती है। इस कंडीशन में आपको कार के सभी खिड़की दरवाजे को बंद करना है और कार के अंदर चुपचाप बैठना है, या आप कार चला भी सकते हैं। क्योंकि जब बिजली गिरेगा कार के बॉडी पे गिरेगा और कार के बॉडी के माध्यम से, है ना, वो धरती पे चला जाएगा और आपको कोई क्षति नहीं पहुंचेगा। आगे बढ़ते हैं। वायुयान के रबर टायर कुछ चालकीय बनाए जाते हैं, क्यों, वायुयान के रबर टायर जब वायुयान का जब पृथ्वी पर उतरता है तो टायर और पृथ्वी के सतह के मध्य घर्षण के कारण उनके टायर आवेशित हो जाते हैं, ठीक है। और वायुयान के टायर कुछ चालकीय बनाए जाते हैं, अतः आवेश टायर में न रहकर पृथ्वी में चला जाता है। अब वायुयान के टायर को क्या किया जाता है, रबर टायर कुछ चालकीय बनाए जाते हैं, यानी कि इसको कंडक्टर बनाया जाता है, ताकि उसमें से अगर घर्षण के माध्यम से उसमें अगर वो टायर आवेशित हो गए हैं तो आग लगने का खतरा हो सकता है। तो उस खतरे से बचने के लिए हम क्या करते हैं, टायर को कुछ
चालक ही बनाया जाता है, चालक के जैसा बनाया जाता है ना। चालक जैसे बनाने पर जब वो टायर धरती के संपर्क में आते हैं तो सारा का सारा जो आवेश है धरती में चला जाता है, और जो बैठे हुए यात्री हैं वो उन पे वो सुरक्षित रह जाते हैं। अगर आवेश धरती पे नहीं गया, टायर पे रह गया, तो आवेश के आपस में टकराने पर स्पार्किंग हो सकता है, चिंगारियां निकल सकती हैं, और वो खतरा हो सकता है एरोप्लेन के लिए। ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में गति के दौरान पृथ्वी को स्पर्श करते हुए धात्विक रस्सियां लगी होती हैं। क्यों? ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल है ना, या कोई और केमिकल है, उसको ले जाते समय गाड़ियों के पीछे में, है ना, गाड़ियों के पीछे में कुछ धातु का चैन बांध दिया जाता है। मान लो गाड़ी है, इस गाड़ी पे पेट्रोल भरा हुआ है ना, पेट्रोल भरा हुआ है, तो इस पे लटकता हुआ, आपने देखा होगा कई बार, चैन लटकता रहता है और वो रोड को छूते रहता है। तो वही क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसा क्यों किया जाता है? तो कारण है कि चलते चलते, ठीक है, गति के दौरान भूमि और टायर के मध्य होने वाले घर्षण के कारण टायर आवेशित हो जाता है। टायर और रोड, ये टायर और रोड के कारण, घर्षण के कारण, है ना, टायर तो घिसता ही रोड में, तभी गाड़ी आगे बढ़ता है, बिना घिसे टायर आगे नहीं बढ़ सकता। तो घिसने के कारण ये टायर आवेशित हो जाता है। आवेशित कब होता है? जब घिसने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के रोड में आ जाए, या रोड के कुछ आवेश टायर में चला जाए। इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के जाने या आने से जो वस्तुएं हैं वो आवेशित हो जाती हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का जब आदान प्रदान होता है तब ये आवेशित हो जाता है। अगर ये आवेशित रहा और ये बहुत ज़्यादा आवेश भर गया इसमें, है ना, बहुत ज़्यादा आवेशित हो गया और आपस में टकराए, तो इसमें स्पार्किंग होगा। स्पार्किंग हुआ तो जो भी ज्वलनशील पदार्थ है उस पर आग लगने का खतरा हो सकता है। तो इस आवेश को वापस से धरती में भेजने के लिए इससे ये जंजीर जो है, वो जो लोहे की धातुएं जो है, चैन जो है, उसको लगाया जाता है, और ये बराबर जमीन के संपर्क में रहता है, ताकि जब ये आवेशित हो, ये चार्ज जो है ये इसके माध्यम से वापस पृथ्वी पे चला जाए। ठीक है, पृथ्वी को स्पर्श करती हुई धात्विक रस्सी से होकर आवेशित पृथ्वी में समा जाता है, जिससे वाहन को कोई खतरा नहीं होता। एक समान विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? एक समान विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं किस प्रकार होती है? एक समान विद्युत क्षेत्र है ना, ये सभी विद्युत क्षेत्र बल रेखा है, और इनके बीच से जो अंतर है सभी में एक समान है, इनकी दिशाएं विकसी हैं, एक समान है। किसी विद्युत क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणाम और दिशा दोनों में एक समान हो, है ना, इससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और परिणाम सभी एक समान हो, किसी विद्युत क्षेत्र की एक समान, तो इसे कहेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं समानांतर एवं समदूरस्थ होती है। इनमें इनके बीच में लगने वाली, इनके बीच में जो दूरियां हैं वो एक समान होती हैं, और समानांतर होती है, समदूरस्थ होती है ना। दो लाइन के बीच का प्रत्येक, अपने मध्य की लाइन के बीच का जो अंतर है, दूरी का अंतर है, वो कैसा रहेगा? एक समान रहेगा। विद्युत क्षेत्र रेखा असंतत क्यों नहीं होती? विद्युत, यदि यदि क्षेत्र रेखा असंतत है तो जिस बिंदु पर ये टूटते हैं उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अंतर्क्षेत्र का देखिए संभव नहीं है। इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि विद्युत बल रेखाएं जो है कंटिन्यू क्यों होती हैं। ये कोई प्लस चार्ज है, यहाँ से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी और सीधा अनंत की ओर जाएंगी, ये बीच में कहीं पे रुकेगा नहीं, है ना। यह ऐसा नहीं होता, असतत नहीं होता। असतत होने का मतलब है जहाँ पे बल रेखाएं टूटेंगी वहाँ पे बल क्या रहेगा? अनुपस्थित रहेगा। और ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव इसे क्या करेगा? दूर फेंकेगा। कब फेंकेगा? जब इस पे कोई ना कोई बल लगेगा। तो बल लगने का अर्थात है इसके क्षेत्र पे किसी भी बिंदु पे आप रखोगे ये धनावेश को, तो इसको क्या करेगा? ये प्रतिकर्षित करेगा, जिससे ये साबित होता है कि ये रेखाएं कैसी होती हैं? अनंत होती हैं, असतत होती हैं, है ना। असतत मतलब कंटिन्यू होती हैं, सतत होती हैं, असतत नहीं, कंटिन्यू होती हैं, है ना। असतत मतलब जो ब्रेक होके आगे चलता हो, असतत मतलब कंटिन्यू, बिना चूके आगे बढ़ना। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम की दो सीमाएं लिखी हैं। तो इसकी दो सीमाएं हैं। यह नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। बिंदु आवेश मतलब, है ना, ऐसा पॉइंट चार्ज के लिए सत्य है।
बिंदु आवेश मतलब जिस पर आवेश है उसका हम कोई, है ना, ये कोई आवेश है, आवेश का कोई डायमेंशन नहीं लेंगे, उसका कोई रेडियस नहीं लेंगे, है ना। तो बिंदु आवेश का मतलब, बिंदु का मतलब है जिसका कोई त्रिज्या नहीं होता, जिसे कोई विमाएँ नहीं होती, वो हम बिंदु कहते हैं। तो ये नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। यह नियम केवल स्थिर आवेश के लिए सत्य है। आवेश कैसा हो, एक तो छोटा हो, बिंदु हो आकार में, और वो स्थिर हो। अगर चलायमान हो तो उसमें हम कूलाम का नियम नहीं लगा सकते। आवेश है और वो चल रहा हो तो उससे हम कूलाम का नियम, उससे हम कूलाम का नियम नहीं लगा सकते हैं। आवेश कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए और बिंदु आवेश होना चाहिए। रैखिक आवेश घनत्व का क्या रैखिक आवेश घनत्व क्या है, इसका मात्रक क्या है, ये बताना है। तो चालक की प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के मात्रक को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक कूलम मीटर होता है। अगला प्रश्न है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक बताइए। पृष्ठीय आवेश घनत्व चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व ये पृष्ठ है ना, इस पृष्ठ पे कितना चार्ज उपस्थित है, इसे क्या कहेंगे हम, पृष्ठीय आवेश घनत्व। जिससे घनत्व क्या होता है, क्षेत्र प्रति क्षेत्र इकाई में कितने संख्या उपस्थित है, इसको हम कहते हैं घनत्व। वैसे ही रैखिक आवेश घनत्व, एक रेखा में कितने आवेश हैं, इसको क्या कहेंगे हम, रैखिक आवेश घनत्व। और पृष्ठ में उपस्थित आवेश को क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व भी उसी प्रकार से होगा, है ना। आयतन में कितने आवेश हैं इसकी मात्रक कहेंगे हम आयतन घनत्व। द्विध्रुव की तीव्रता ई तथा द्विध्रुव आघूर्ण पी के बीच कोण का मान कितना होगा। अक्षीय स्थिति में कितना होगा, इनका कोण 0 होगा, और निरक्षीय स्थिति में इनका मान कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, द्विध्रुव है प्लस और माइनस, है ना। इनको कॉम्बाइन रूप में हम क्या कहते हैं, कंबाइन रूप में इसे कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, द्विध्रुव। ये होगा अक्षीय, है ना, और ये होगा निरक्षीय। निरक्षीय मतलब परपेंडिकुलर, अक्षीय मतलब एक्सिस के अलॉन्ग। तो इससे लगने वाला ये विद्युत क्षेत्र है ई, और इससे लगने वाला पी है ना। ये पी और ये ई, इनके बीच में लगने वाला जो कोण है कितना है, 0 डिग्री है। और इसके इसके बीच में लगने वाला कोण कितना है, अच्छा ये दो दो स्थितियों में निकाला जाता है। इस पे जो लगेगा बल, जो बल जो लगेगा वो इस दिशा में लगेगा। तीव्रता किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में लगेगा, पी। तो ये और ये रेखा, है ना, ये रेखा सीधा सीधा रेखा, इनके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। और यहाँ पे हम बिंदु को रखेंगे तो इसी दिशा में आएगा तीव्रता। तो तीव्रता और इस पोल के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। देखिए ये प्लस है और ये माइनस है ना, इसका एक रेखा बन गया। ये कहलाता है पोल आपका, है ना, द्विध्रुव। द्विध्रुव का दिशा क्या होता है, माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर, है ना। अब यहाँ पे कोई बिंदु रखा है, इसकी तीव्रता देखेंगे, यहाँ पे कोई बिंदु रखा है, इसकी तीव्रता अगर देखेंगे तो इसी लाइन में आएगा। इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो एंगल है कितना है, मान लो ये भी इसी दिशा में, ये भी इसी दिशा में, पी भी इसी दिशा में, ई भी इसी दिशा में। देखो ई भी इसी दिशा में है और पी भी इसी दिशा में है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। और ये अगर पलट किधर चला जाए, ई इधर चला जाए और पी इधर चला जाए, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो निरक्षीय स्थिति में ये कोण कितना होता है, 180 डिग्री, और अक्षीय स्थिति में ये होता है कोण 0 डिग्री। ठीक है। अब कुछ प्रश्न देखते हैं। दो एकांक आवेश वायु में एक दूसरे के मध्य मीटर एक दूरी पर रखे हैं, उनके मध्य लगने वाला बल कितना होगा। एकांक आवेश है तो Q का मान 1 होगा, Q2 का मान भी 1 होगा। इनके बीच कितना दूरी है, 1 मीटर का दूरी है। इनके बीच में लगने वाला बल का मान कैसे निकाल सकते हैं, कूलाम के नियम से निकाल सकते हैं। F बराबर, ये K का मान है, K गुणित Q1 इंटू Q2 बटा D का स्क्वायर। इससे जब हम गुणा भाग करेंगे तो कितना आएगा, 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन होगा।
और क्योंकि दोनों आवेश समान है तो इनके बीच में क्या होगा, लगने वाला बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण का होगा। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न पर आते हैं, 5 नंबर का। पहला है, वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं? किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन स्थापित कीजिए तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा भी बताइए। यदि दो बराबर और विपरीत आवेश किसी निश्चित अल्प दूरी पर स्थित हों तो उस निकाय को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे इसमें दिखाया गया है, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। ये प्लस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, तो इससे मिलकर बनता है द्विध्रुव। ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, इनके बीच का दूरी कितना है? इनके बीच का दूरी है 2L। अब इस बिंदु पर तीव्रता कितनी है? इस बिंदु पर तीव्रता है E, और इसकी दिशा क्या है? इस दिशा में है E1, है ना। तो Q के कारण इस पे इधर लगेगा बल, और माइनस Q के कारण इस बल किधर लगेगा? इस तरफ लगेगा, विपरीत दिशा में। ठीक है? इसके कारण इस पे बल सामने की तरफ लगेगा और इसी कारण इस पे बल की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। तो E1 निकाल लिया हमने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का? E बराबर KQ बटा R का स्क्वायर। के कमान की जगह लिख सकते हैं हम, के की जगह लिख सकते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे, इसमें बीपी लिखा हुआ है, यानी कि इस चार्ज के लिए लिख रहे हैं, है ना। 20 से पी का बीच का दूरी कितना होगा? ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, इनके बीच का दूरी कितना है? 2L है। तो बिंदु के मध्य से ये दूरी कितना हो जाएगा? L हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कोई बिंदु रखा हुआ है, इससे हमको तीव्रता निकालना है। यहाँ से ये दूरी हमने मान लिया कितना है? R है। तो R किसके बराबर हो जाएगा? बताइए किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ से लेकर ठीक है, तो यहाँ पर R माइनस L हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। ये जो आवेश रखा है इससे यहाँ तक की दूरी निकाला हुआ है ना, प्लस Q के लिए लिखा जा रहा है ये गणना। यहाँ से यहाँ का दूरी कितना हो जाएगा? पूरा का मान कितना है? R है, इसमें से L माइनस करो, R माइनस L हो जाएगा, है ना। तो ये दूरी कितना हो जाएगा? R माइनस L, R माइनस L। तो R माइनस L का दूरी का वर्ग, R माइनस L का वर्ग। हम इसी प्रकार इसके इस बिंदु के कारण इससे तीव्रता निकालेंगे तो दूरी कितना हो जाएगा, है ना। दूरी कितना हो जाएगा? दूरी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का R है, R प्लस L हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? R है। इसके बीच पॉइंट, दोनों के मध्य के बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी R है, और यहाँ पे ये दूरी, ये दोनों के बीच की दूरी कितना है? L है। R प्लस L हो जाएगा, R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों का हमको परिणाम ही देखना है, तो परिणाम में कैसे देखेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ने पर, यानी कि इस बिंदु के कारण इससे लगने वाला तीव्रता, इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला तीव्रता निकाले और दोनों को जोड़ दिए। E1 निकाला, E2 निकाला, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल जो परिणामी कितना निकल जाएगा? 2PR बटा 4 पाई एप्सिलॉन R का पावर 4, है ना। इसको R से R नीचे काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2P 4 पाई एप्सिलॉन 0 R की घात 3। यहाँ पे दिया जाएगा 2P/4 पाई एप्सिलॉन 0 R की घात 3। यही छोटे द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, जिसकी दिशा P के अनुदिश होगी। आगे है सारे
गॉस का प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। गॉस के प्रमेय के अनुसार इस प्रमेय को याद रखना है, इस परिभाषा को याद रखना है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है ना। तो इसका गणितीय सूत्र है फाई फ्लक्स में निर्देश करता है, दर्शाता है। ई जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ds जो है वो क्षेत्रफल को दर्शाता है, और इंटीग्रेशन एस लिखा है, एस मतलब सरफेस है ना, और यह अवकलन का चिन्ह है, समाकलन का चिन्ह है। इसको इस प्रकार से हम गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई पृष्ठ ले लिया, किसी बिंदु आवेश, यहाँ पर बिंदु आवेश रखा हुआ है +q, और यहाँ से किसी दूरी पर है ना, किसी r दूरी पर यहाँ पे एक पृष्ठ रखा हुआ है, क्षेत्रफल है। इस पर लगने वाला जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस दिशा में है, ई की दिशा में है ना। तो यहाँ पर एक बंद पृष्ठ S के अंदर बिंदु आवेश O पर Q आवेश रखा है, और बिंदु आवेश से कितना दूरी पर है, R दूरी पर है। तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, परिभाषा के अनुसार K गुणित Q/R²। K की जगह हम ले सकते हैं 1/4πε0। इसकी दिशा किस ओर होगी, OP के अनुदिश होगी, यानी कि जिस बिंदु पर, जिस क्षेत्रफल पर एक हमने बिंदु ले लिया है ना, और ये बिंदु आवेश है, इस आवेश और इस P के अनुदिश होगी। इस पृष्ठ के चारों ओर एक छोटा सा क्षेत्रफल ds है ना। इस पृष्ठ के चारों ओर एक छोटा सा क्षेत्रफल ds है। इस क्षेत्र ds की दिशा इस क्षेत्र ds पर खींचे गए विलंब के pm के अनुदिश होती है। इस पृष्ठ वेक्टर ds तथा विद्युत क्षेत्र E के बीच का कोण थीटा है, तथा इस क्षेत्रफल ds से गुजरने वाले फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, d फाई ई बराबर ई डॉट ds बराबर, अब यहाँ पे डॉट को हटा देंगे तो क्या लगेगा, कॉस थीटा लग जाएगा है ना। क्रॉस प्रोडक्ट दो, डॉट प्रोडक्ट दो प्रकार के होते हैं, क्रॉस लगा होता है तो साइन थीटा आता है, डॉट लगा होता है कॉस थीटा आ गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 है ना, ऊपर में समीकरण 1 है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों से मान रखेंगे, ई का मान रखेंगे यहाँ पर, ई का मान यहाँ पर रखने पर ये सारा का सारा कैलकुलेशन आ जाएगा है ना। और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये आपका फाई बराबर Q/ε प्रूफ हो जाएगा। और यही जो है गॉस कहता है कि गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो Q/ε0 के बराबर होगा। तो ये गॉस करने वाला हो गया। गॉस के प्रमेय की सहायता से गॉस के प्रमेय की सहायता से आवेश के अनंत समतल चादर के समेत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजन ज्ञात करना है ना। गॉस प्रमेय लगाकर हमको ये कोई चादर है, ये चादर कैसा है, अनंत समतल चादर है, इसके समेत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आवेश के अनंत समतल चादर की कल्पना करते हैं है ना। एक बड़ा सा एरिया है जिसमें केवल आवेश से आवेश भरा हुआ है, पूरा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है ना? जिसके दोनों पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर धन आवेश की मात्रा कितना है, किसी घनत्व है। सममिति से स्पष्ट है कि आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र चादर के दोनों ओर लंबवत बाहर की ओर होगा। माना चादर से आर दूरी पर एक बिंदु है ना। इस चादर से किसी आर दूरी पर हमने बिंदु पी ले लिया। अब इससे हम एनालिसिस करेंगे पूरा है ना। इससे एनालिसिस करने पर हम सीधा सीधा रखेंगे, गॉस का प्रमेय लिखेंगे, गॉस का प्रमेय लिखेंगे Q बराबर सिग्मा इंटू ए। सिग्मा क्या है आपका, चार्ज डेंसिटी है ना। प्रति क्षेत्रफल में कितना आवेश है वो है, इंटू एरिया। अतः बेलन के वृत्तीय सिरों से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई बराबर ई धन ये। अब हमने एक बेलनाकार आकार कल्पना कर लिया, बेलनाकार कल्पना कर लिया, और इससे जो विद्युत क्षेत्र है ना, कितने विद्युत क्षेत्र, कितनी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, जितना इधर बाहर की ओर निकलेगा उधर ही यहाँ पे भी इस क्षेत्र से पीछे की ओर निकलेगा। तो कुल जो है क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये धन ये प्लस ये हो जाएगा 2 है ना। गॉस प्रमेय के अनुसार फाई कैसे निकालते हैं, Q/ε0। इन दोनों को बराबर कर लेंगे, बराबर करने पर हमको ये मिलेगा E बराबर Q/2ε0 ए। अब समीकरण 1 से E का मान रखेंगे
है ना। तो ये हमको मिल के आ जाएगा ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ये जैसे वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः इतना कूलाम आवेश रखा है, उनके बीच बल कितना होगा। दो आवेश दिया हुआ है, एक 2 गुणित 10⁻⁷ दूसरा 3 गुणित 10⁻⁷। इनके बीच का दूरी लिखा हुआ है 30 सेंटीमीटर। इससे कितना बल लग रहा है वो हमको बताना है ना। तो कूलाम का नियम लगाएंगे, F बराबर के गुणित Q1 बटा Q2 बटा आर स्क्वायर। के का मान रखा 9 गुणित 10⁹ इसको पूरा आप के मान लीजिए। Q1 का मान रखो, Q2 का मान रखो, R का मान रखो, और इसको गुणा भाग करने पर हमको मिलेगा 6 गुणित 10⁻³ न्यूटन। और ये बल कैसा होगा, आकर्षण का। क्यों, क्योंकि इनमें एक प्लस है और एक माइनस है। इसमें आकर्षण का बल नहीं, इसमें ये भी प्लस है ये भी प्लस है, प्रतिकर्षण का बल लगेगा इसमें, है ना। आकर्षण लिखा है, इसमें कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का लगेगा। 0.4 माइक्रो म्यू का मतलब माइक्रो कूलाम आवेश के दो छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है वो हमको बताना है। दूसरा, दूसरे गोले पर रख ले, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लग रहा है वो भी बताना है। दो आवेश रखा हुआ है, एक का मान है 0.4 और दूसरे का मान है 0.2, है ना। 0.4 माइक्रो का मतलब है 10⁻⁶ और 0.8 माइक्रो का मतलब है 10⁻⁶। दोनों को हमने कूलाम में कन्वर्ट कर लिया, माइक्रो की जगह 10⁻⁶ लिख लिया। और अब बल कितना लग रहा है, 0.2 बल लग रहा है ना। तो क्या बताना है, दोनों के बीच का दूरी कितना है वो बताना है। कूलम का नियम लगाएंगे, बल का मान रखेंगे, है ना। और इसकी जगह 9 गुणित 10⁹ रखेंगे। Q1 Q2 का मान है, R का मान निकालना है हमको। तो सारे मान को रख दिया हमने वहां से हम R का मान निकाल सकते हैं, कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। इस सभी में सभी का मान रखने पर R को उधर भेज देना, F को इधर भेज देना, और आप कैलकुलेट कर लोगे। कैलकुलेशन के बाद आपको मिलेगा 12.12 मीटर आएगा। मीटर को बदलोगे आप सेंटीमीटर में, 12 सेंटीमीटर आएगा। अगला सवाल है, दो बिंदु आवेश हैं QA 3 माइक्रोकुलाम और QB -3 माइक्रोकुलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु आवेश कितना क्षेत्र होगा वो बताना है। दूसरा, यदि 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलाम परिणाम का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा वो हमको बताना है। तो दो आवेश रखा है हमने, एक QA और एक दूसरा QB, दोनों का मान दिया हुआ है। बीच में बताना है कितना बल लग रहा है। तो एक प्लस, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है ना। तो इससे तीव्रता कितना लगेगा, तीव्रता तो इससे ई के कारण लगने वाला ई के कारण भी लगेगा और बी के ए के कारण भी लगेगा और बी के कारण भी लगेगा। ई बराबर हो जाएगा ई ए प्लस 2 टाइम्स ई ए, क्योंकि ई और ई भी दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों का मात्रा बराबर है, -3 कूलाम ही है, माइक्रो कूलाम, है ना। ई का मान रखा इससे, ये हो जाएगा 5.4 10⁻⁻6 न्यूटन प्रति कूलाम। और ये कैसा होगा, ओबी का अनुदिश होगा। ओबी का अनुदिश मतलब, ओबी का अनुदिश कैसे होगा, यहाँ पे ये बिंदु ओ है ना, ये माइनस है, तो ओबी का अनुदिश होगा। तो लगने वाला बल का मान निकाल सकते हैं, एफ बराबर क्यू इंटू ई। क्यू का मान कितना है 1.5 10⁻⁹ गुणित ई का मान कितना निकाला हमने, इतना निकाल, इसको रख देंगे तो इसे गणना कर लेंगे। ये भी ये ओ ए का अनुदिश होगा। अगला प्रश्न है, दो माइक्रो
कूलाम का कोई बिंदु आवेश आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गॉसिय पृष्ठ के अंदर स्थित है तो पृष्ठ से गिरने वाले नेट फ्लक्स क्या है वो हमको बताना है। तो फ्लक्स का कैसे निकालते हैं, गॉसिय फ्लक्स कैसे निकालते हैं, फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो। क्यू का मान दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ये होता है, याद रखना है 8×10⁻⁴ इन दोनों को भाग दे देंगे आपस में तो ये आ जाएगा फाई का मान। वही पूछा हुआ है नेट फ्लक्स कितना है। अगला प्रश्न है 9e और प्लस 9e और प्लस ई दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 8 मीटर की दूरी पर रखे हैं। एक तीसरा बिंदु आवेश Q इन दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वह संतुलित रहे। दो आवेश हैं QE और 9e, प्लस 9e और प्लस ई दो बिंदु आवेश रखे हुए हैं। अब दोनों के बीच में हमको एक ऐसा बिंदु ढूंढना है जहाँ पे दोनों पे लगने वाला बल जो है कैसा हो, संतुलित रहे। तो मान लिया वो दूरी 9a से x दूरी पर है तो यहाँ से कितना दूरी हो जाएगा, इन दोनों के बीच का दूरी कितना दिया हुआ है 8 मीटर। इन दोनों के बीच का दूरी कितना दिया हुआ है 8 मीटर। मान लो 9 से x मीटर की दूरी पर रखा हुआ है तो यहाँ से ये दूरी कितना हो जाएगा, टोटल 8 में से x माइनस करेंगे 8 माइनस x। तो इस बिंदु आवेश पर इसकी तीव्रता निकालेंगे, है ना, के क्यू बटे आर स्क्वायर। इस बिंदु आवेश पर इससे तीव्रता निकालेंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर। दोनों को बराबर करेंगे, बराबर करने पर हमको x का मान मिल जाएगा। ठीक है, दोनों को बराबर करेंगे, लिखेंगे तो यहाँ से गणना करेंगे x का मान 9 बटे एक्स स्क्वायर 1 बटा, है ना, ये 4/1/4 ये वाला जो संख्या है दोनों का समान है, ये दोनों कट जाएगा, है ना, क्यू से क्यू कट जाएगा, है ना, 9 बचेगा ऊपर में एक्स स्क्वायर नीचे बचेगा 1/8 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। इन दोनों को थोड़ा अरेंज करने पर इक्वेशन इस प्रकार से मिलेगा हमको और यहाँ से हमको मिलेगा एक्स का मान एक 6 मीटर मिलेगा और दूसरा 12 मीटर मिलेगा माइनस में। तो माइनस जो नंबर है वो अमान्य है ना, दूरी माइनस में नहीं हो सकता, दूरी प्लस में ही होगा, इसलिए एक्स का मान कितना लेंगे 6 मीटर। क्योंकि दोनों के बीच की दूरी 8 मीटर है अतः 9a से 6 मीटर की दूरी पर आवेश संतुलित होगा। तो इसमें ये कहा गया है कि दो बिंदु आवेश थे, एक है 9e और दूसरा है प्लस ई। तो यहाँ से कितनी दूरी पर ये बिंदु रहेगा 6 मीटर। 6 मीटर कहाँ पे आएगा, ये इससे दूर रहेगा, है ना, तो ये इससे ज़्यादा शक्तिशाली है तो जो भी यहाँ पे चार्ज पार्टिकल होगा उसको ये ज़्यादा ताकत से धकेलेगा तो ये धकेलता धकेलता कहाँ पहुँच जाएगा, ये दूसरे छोटे वाले चार्ज के पास पहुँच जाएगा, है ना। 9e है और ई है, इनके बीच का जो संतुलित बिंदु होगा कहाँ पे होगा, वो इस छोटे वाले चार्ज के पास में होगा क्योंकि ये तेजी से इसको आगे की तरफ धकेलेगा। एक विद्युत क्षेत्र में ये बल है, विद्युत क्षेत्र है, क्षेत्र को वेक्टर द्वारा व्यक्त किया गया है। एक्स वाई तल में सिर्फ 20 मात्रक क्षेत्र से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करना है। तो ये जो है ई का मान दिया हुआ है और एक्स वाई तल में सिर्फ 20 मात्रक क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 20 के, है ना। तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे, इससे एरिया को गुणा करेंगे। कैसे गुणा करेंगे, सभी अदिश गुणा करेंगे। अदिश गुणा क्या होता है, के डॉट के 1 होता है, के डॉट आई 0 होता है, के डॉट जे 0 होता है। तो के वाले और के वाले को गुणा करना है, बाकी को छोड़ देना है क्योंकि इसको इससे गुणा करोगे, इसमें आई है इसमें के है, के को आई से गुणा करोगे 0 हो जाएगा, के को जैसे गुणा करोगे 0 हो जाएगा, के को के से गुणा करोगे तो 1 हो जाएगा। और 2 गुणित 4 8, है ना, ये 20 है, 20 गुणित 4 करोगे तो 80 आ जाएगा, 80 के, है ना, के गुणित के एक हो जाएगा और इसको गुणा करोगे तो 20 चौक 80 और के का के से गुणा करोगे तो 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 80। 11 प्रश्न है एक विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, इसके द्वारा व्यक्त किया जा रहा है वेक्टर के द्वारा, एक्स वाई तल में सिर्फ 10 मात्रक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। जैसे ये बना है वैसे ही ये भी है।
तीसरा विद्युत क्षेत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है 5 मात्रक क्षेत्रफल के दिन अलग स्पष्ट करना चाहिए, है ना। ये तीनों बिल्कुल एक जैसे हैं, है ना। क्षेत्रफल दिया हुआ है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है, दोनों को गुणा कर दीजिए। गुणा का समय ध्यान में रखना है कि के वाला है तो सीधा के से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा, है ना। सभी में वैसे ही है। इस प्रकार से हम जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, जो आंशिक प्रश्न है उसको भी हम हल कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।